मेंटल पीस पर रखे बरकी लैंप की बगले जैसी लंबी और टेढ़ी सी गर्दन खासी झुकी हुई थी और बल्ब की रोशनी में वो कोई किताब पढ़ रहा था। पिताजी, अंबर ने करीब जाकर कहा। मिस्टर नरेश। उसके पिता ने एकदम गर्दन मोड़ी और मैंने हाथ जोड़कर नमस्ते कह दिया। उसने तपाई पर पड़ी ऐनक उठाई और पहले से मौजूद ऐनक उतारकर तपाई पर रख दी। यकीनन वो किताब के मुताले और इंसान के मुताले के लिए अलग अलग ऐनकें इस्तेमाल करने का आदी रहा होगा। लहजा भर वो मेरे सरापा को निगाहों से तराजू में तोलता रहा। अंबर अपने नाजुक होंठ दांतों तले दबाए शायद फैसले की मुंतजिर थी। कम ऑन यंग मैन, हैव अ सीट। उसने एक इजी चेयर की जानिब हाथ का इशारा किया तो मैं शुक्रिया अदा करता हुआ कुर्सी पर बैठ गया। अम्बो, अपने गेस्ट हाउस के लिए कुछ भिजवाओ। यस पिताजी, अंबर मुस्तैद लहजे में बोली और उसका खुश रंग और खुश नजर चेहरा खिल सा गया। मिस्टर नरेश, आप कॉफी में क्रीम पसंद करेंगे या नहीं? जी, मैंने कहा। पहले कुछ खाना पसंद करूंगा, फिर कॉफी कहवा जो भी होगा। उसके पिता ने चेहरा घुमाकर वॉल क्लॉक की तरफ देखा। तब मुझे अपनी ख्वाहिश और बेतकल्लुफ से सवाल पर नदामत महसूस हुई थी। 11:15 बजने वाले थे और वो शख्स यकीनन मेरे इंतजार में जाग रहा था। क्षमा चाहता हूँ, मैंने नदामत से कहा। मुझे वक्त का एहसास न था। ठीक है मिस अंबर, कॉफी वो भी अगर सहूलत से तैयार हो सकती है तो, वरना सुबह नाश्ता कर लूंगा। मेहमान, गाहक और मौत का कोई वक्त नहीं होता अजीजम। हाँ, तुम्हें ताज़ा खाना नहीं मिलेगा, मुलाजिम लोग सो चुके हैं। जाओ अम्बो, देखो क्या है। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ सर। अंबर के जाते ही मैंने माजरत आमेज आवाज में कहा, मेरी वजह से आप लोग डिस्टर्ब हुए हैं। उसकी इत्तला ही बहुत लेट मिली हमें। उसने किताब बंद करते हुए कहा, एक बात बताओ नरेश, ये अपना देश है, तुम नरेश हो, फिर ये छुपने छुपाने का चक्कर क्यों चल रहा है? मारिया तुम्हें किससे छुपाना चाहती है? जब वो मुझे घसीटती हुई एक कार तक ले जा रही थी, मैंने फौरन जवाब दिया। जब मारिया के हवाले से मुझे नरेश का नाम दिया गया था, मैंने अंबर की जुबान से जब नाम सुना था, तभी मैं इस सवाल के लिए तैयार हो गया था। इसकी भी मजबूरी थी। वो एक मुसलमान को एक हिंदू घराने में कैसे एडजस्ट करती? तो मैंने उससे भी यही सवाल किया था। उसने तो कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन एक वजह ATV ग्रुप भी तो हो सकता है। अल्लाह टाइगर में मेरा एक क्लास फेलो रजा अहमद भी शामिल है। ये बात मुझे सिक्योरिटी फोर्सेस से पता चली थी। चंद दिन कबल एक मकान से निकलते उसे मैंने अचानक देख लिया। पहले तो वो घबराया, फिर मुस्कुराता हुआ मुझे मिला और दूर तक कॉलेज के जमाने की बातें हम करते गए थे। फिर मेरी इत्तला पर उसी रात उसके मकान पर रेड हुआ और टाइगर ग्रुप के 5 गोरेले हलाक हो गए थे। लेकिन रजा किसी न किसी तरह बच निकला था। तब से वो लोग मेरे ताक़ुब में हैं। मुझ पर 3 हमले कर चुके हैं। उनकी सारी फोर्स मेरी तलाश में है, लेकिन सूरत आशना सिर्फ रजा है। शायद मारिया मुझे उनसे दूर रखना चाहती होगी। हाँ, उन लोगों की दुश्मनी कीना शतर जैसी होती है। वो कायल होते हुए बोला, जब तक अपने दुश्मन को खत्म नहीं कर लेते, खुद पर आराम सुकून हराम कर लेते हैं। वो तो अपने मुसलमानों को भी मुखबरी की ऐसी ही सजा देते हैं। लेकिन मैं चूहा नहीं हूँ सर, मैंने एहतजाजी अंदाज में कहा। मैं बिल में छुप कर नहीं बैठ सकता। मुझे बाहर निकलकर रजा अहमद को हलाक करना होगा। अब इस वादी में वो जी सकता है या मैं? हाँ, उसकी हलाकत जरूरी है, वरना कब तक तुम बिलों में डूब के जियोगे? मैं सुबह यहाँ से निकल जाऊंगा सर। नहीं यंग मैन, अब हम मारिया की इजाजत के बगैर तुम्हें बाहर झांकने भी ना देंगे। इसका ख्याल है सर, मैंने कदरे जोश से कहा। इस मामले की खबर हायर अथॉरिटी को नहीं होनी चाहिए। राम जाने वो क्या करना चाहती है। अंबर ट्राली के साथ अंदर आई। ट्राली पर चाय के बर्तन, चावलों से बड़ी डिश और एक डोंगा था। चावलों की सूंधी सूंधी बाप ने मुझे बेकल सा कर दिया था। मैंने खूब पेट भरकर खाना खाया और फिर मजेदार कॉफी पीने लगा। अंबर का पिता फिर किताब का मुताला करने लगा था। पिताजी, अब आराम करें, मैं मिस्टर नरेश को कमरा दिखा दूंगी। ओके बॉय। वो उठा और किताब से थपकी देकर बगली दरवाजे से अंदर चला गया। अंबर खाली कुर्सी पर बैठी और अपने लिए कॉफी बनाने लगी। कभी नजरबाज न रहा था, लेकिन उसकी मखरूती और खूबसूरत उंगलियों ने मुझे बेबस कर दिया था। मारिया और मैं। उसने बोझल पलकों को ऊपर उठाया। मुहावरतन नहीं बल्कि सचमुच यकजान 2 कालिब हैं। मगर हैरत हुई आपसे मिलकर। उसने कभी आपका जिक्र नहीं किया। कब से आप एक दूसरे को जानते हैं? ये गैर जरूरी सवाल है देवी जी, मैंने मुस्कुराते हुए गोल सा जवाब दिया। जानकारी के लिए वक्त की कोई हद नहीं होती। बाज़ औक़ात एक लम्हे की कुर्बत जिंदगी मुतासिर कर देती है और बरसों की आशनाई एहसास से आरी रहती है। ठीक है, नहीं बताना चाहते तो मैं जिद नहीं करूंगी। उसने शाकी सी निगाहों से देखा और होले होले प्याली में शक्कर घोलती रही थी। अंबर देवी, मैंने मोहब्बत आमेज आवाज में कहा, आप मुझे शर्मिंदा ना करें। बताने की कोई ऐसी बात है ही नहीं। दरअसल हमारा ताल्लुक कारोबारी किस्म का है। मैं उनका हेड इन्फॉर्मर हूँ।
चलिए एतबार कर लिया गया। अगर ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है तो मेरी सिफारिश भी कीजिएगा। अगर आप तंज नहीं कर रही हैं तो आप जैसा पार्टनर हासिल करने के लिए मैं गवर्नर साहब से भी सिफारिश करवा सकता हूँ। मेरी बेसाख्ता निगाही से उसने मुस्कुरा कर निगाहें झुका ली थी। बाय गॉड मैं सीरियस हूँ, पलकें थरका कर बोली। मैं कुछ करना चाहती हूँ। वाकई? मैंने खुलकर पूछा। आप सीरियस हैं? उसने इस बात में आंखों को जुम्बश दी और बड़े ही दिल नशीन लहजे में बोली, मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। बहुत बोर हूँ डल लाइफ से। वैसे ताजुब है मुझे। मैंने उसकी आंखों में झांक कर कहा, आप जैसी लड़की अभी तक डल लाइफ गुजार रही है। दरअसल उसने कॉफी का सिप लेकर होंठों के गोशे साफ किए और मध्यम सुर में बोली, मैं दो नजरियात के पाटों में दबी हुई हूँ। पिताजी लिबरल हैं नहीं, लेकिन वक्त का साथ देने के कायल हैं, जबकि माताजी एक सदी पहले की बीवी और माँ हैं, और मैं पिता और माता दोनों में से किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहती। इसलिए मेरी जिंदगी ही औरशी की दरमियानी मखलूक जैसी है। मैंने दबा दबा कहकहा लगाया तो वो शर्मा गई। आपने पिताजी का नाम नहीं बताया। मैंने मौजू बदलते हुए कहा, वैसे मुझे उन्होंने मुतासिर किया। अनंत कुमार मेहता, उसने बताया। जिंदगी का बेशतर हिस्सा नेपाल में गुजार कर 2 बरस कबल आए हैं और अब सियासत खरीद रहे हैं। वाह, मैं हंस पड़ा। आपने नई इस्तिलाह इस्तेमाल की है। वाकई आजकल सियासत भी एक बिजनेस है। हाँ, लेकिन सबके लिए नहीं। उसने मेरा खाली कप उठाकर ट्राली पर रखा। मेरा ख्याल है बाकी बातें सुबह होंगी। आइए आपको कमरा दिखा दूं। एज यू विश। मैं कंधे उचका कर खड़ा हो गया, वरना मैं सुबह तक आपके साथ बातें कर सकता हूँ। नहीं, कुछ न कुछ स्टॉक में रहने दीजिए। वो ट्राली धकेल कर किनारे लगाते हुए बोली, वरना किसी दूसरी तीसरी सीटिंग के दौरान और सुनाइए के अलावा हमारे पास कुछ न होगा। देवी जी, आप बहुत दिलचस्प हैं। मारिया से ज्यादा? उसने स्विच ऑफ करके पूछा। ऑफ कोर्स, बल्कि बहुत ज्यादा। वो तो खुश्क लड़की है। जवाब महफूज। वो दरवाजे में जाकर बोली, इधर माता जी होंगी, लिहाजा चुपचाप चलिएगा। मुझे उसने जो कमरा दिखाया वो इंटरडोर के करीब था। गालिबन गेस्ट रूम रहा होगा। खासा वसी कमरा था जिसमें 4 बेड लगे हुए थे। सुबह 8 बजे नाश्ते के लिए तैयार रहिएगा। वो अंदर नहीं आई थी। गुड नाइट। मैंने 2 उंगलियों से उसे शब खैर का इशारा दिया और उसने मुस्कुराकर दरवाजा बंद कर दिया। मैंने एक एक बेड को झुक कर सूंघा और आखिरी बेड पर चढ़कर लेट गया। पढ़ा और सुना था कि मॉडर्न और बड़े घरानों में वक्ते मुकर्रा पर गांग बजाया जाता है और अहले खाना अपने अपने बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम में चले आते हैं। मैं 7:30 बजे तैयार होकर गांग बजने का इंतजार करने लगा, लेकिन ठीक 8 बजे एक मुलाजिम ने जाग कर नाश्ते की इत्तला दी। वो बेवकूफ इत्तला देकर न जाने कहाँ चला गया। चुनाचे 2-3 मिनट कॉरिडोर में टहलता रहा था, फिर मुंह उठाकर चल पड़ा था। सामने से एक औरत ट्रे उठाए चली आ रही थी। जिस कमरे में वो दाखिल हुई, मैं भी उसी तरफ चल पड़ा। वो दरवाजा खुला और बड़े डाइनिंग टेबल के गिर्द सिर्फ 2 आदमी पहलू ब पहलू बैठे हुए थे। मैंने दोनों को हाथ जोड़कर आदाब कहा था। वो अंबर के वालिदैन थे। अजय, अंबर का वालिद बोला, ये हमारा नरेश है। हाँ, मुझे अम्बो ने बतलाया था। बैठो बच्चे, इधर मेरे कने। मैं शुक्रिया कहकर उस सफेद पोश खातून की पहलू वाली कुर्सी पर बैठ गया। पढ़ने या मुलाजमत के लिए आए हो? दोनों शुगल साथ साथ चल रहे हैं माता जी, मैंने मुअद्दब आवाज में कहा। वो दोनों दगड़ दगड़ करती अंदर आईं, तो मैं उछल सा पड़ा था। अंबर के साथ मारिया थी। मेरी निगाहों को वो निगाहों से चूमती हुई बिल्कुल सामने आन बैठी थी। बसंती बच्ची के लिए बर्तन नहीं लाई। अंबर की माता बोली, अजय, भगवान के लिए सोच से बोसीदा खाल उतार दो अब। मेहता बोला, मारिया अपनी अम्बू जैसी है, ये अछूत नहीं है। ओह अंकल प्लीज। मारिया ठनक कर बोली, हमारे दरमियान एक मुआहिदा तय पा चुका है, आप दखल न दिया करें। आप माँ बेटी के दरमियान न आए। बात खाल और सोच की नहीं सरताज। वो बोली, मेरी बच्ची जानती है धर्म हर रिश्ते और जज्बे से अतम होता है। मैं मारिया की मस्जिद और आसमानी किताब का एहतराम करती हूँ। ये मेरे धर्म को खराब नहीं करती। क्या ये अच्छी बात नहीं? बहुत अच्छी बात है माता जी, मारिया बोली, और मुलाजमा ने उसके लिए अलग बर्तनों में नाश्ता लाकर उसके सामने रख दिया। एक मुसलमान लड़की को अपने बर्तनों से दूर रखने वाली मुसलमान मर्द के साथ जुड़ी बैठी थी। फिर उसने मेरे प्लेट में अपने हाथों से आमलेट डाला। मुझे इंसान की बेखबरी और बेबसी पर हंसी आई थी कि दिलों के भेद जो जानता है उसका हुक्म कुछ और है, और बेखबर इंसान नहीं जान सकता कि उसके करीब बैठे शख्स के दिल में क्या है। अंकल, मारिया पराठे का नवाला बनाते हुए बोली, कल शाम इस्लामपुरा में फौजी एक मस्जिद में घुस गए थे। जब इस्लामपुरा के लोगों ने एहतजाज किया तो फौजी घरों के अंदर तक चले गए। सुना है बड़ी बेहुरमती करते रहे हैं। बेटी, ये बातें तुम अपनी रिपोर्ट में लिख सकती हो? मेहता ने पूछा। जी क्यों नहीं, मारिया बोली, लेकिन रिपोर्ट कौन पढ़ेगा? जो पढ़ेगा हो सकता है उसी के इशारों पर फौज कार्रवाई कर रही होगी। फिर मत बोलो, अंबर बोल पड़ी।
سنا ہے حکومت نے تمام غیر ملکی صحافیوں کو وادی سے نکل جانے کا حکم دیا ہے۔ میں نے ماریا کی جانب دیکھا اور جو کہانیاں وہ دلوں میں چھپا کر لے جائیں گے، امبر نے کہا، ادھر جا کر بڑے زوردار کیچر تیار کریں گے، پھر ہماری حکومت بڑی نیک نام ہوگی۔ آپ گورنر سے بات کریں جی، امبر کی ماتا بولی۔ جنگ گھروں میں عورتوں اور بچوں سے کیوں کی جا رہی ہے؟ استھان تو آشتی کی علامت ہوتا ہے، ان سے لڑو جو باہر نکل کر لڑتے ہیں۔ تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی اجے، مہتا بولا، یہ گوریلا جنگ ہے، نظریات کی لڑائی ہے، ایسی جنگیں گھروں میں اور دلوں میں لڑی جاتی ہیں۔ تھینک یو انکل، ماریا سلگتی آواز میں بولی۔ آج آپ نے اپنی زبان سے اعتراف کر لیا ہے کہ یہ مذہبی جنگ ہے۔ ہندو طاقت کے بلبوتے پر مسلمانوں کو اس خطے سے مٹانا چاہتے ہیں۔ یہ جنگ نئی نہیں ہے، پہلے مسلمانوں کو دھکیل کر ہندوؤں کو آگے لایا جاتا ہے، اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی ہر کوشش ہوئی اور اب مسلمانوں کا نشان مٹانے کے لیے ہتھیاروں کی جنگ شروع کر دی گئی ہے۔ نہیں ماریا، مہتا نگاہیں چراتے ہوئے بولا، ہم یہ نہیں چاہتے۔ پھر آپ کیا چاہتے ہیں انکل؟ صرف یہ کہ مسلمان اچھی رایا بن کر رہیں، یعنی محکوم بن کر؟ ہاں، مہتا نے سر ہلایا۔ جس طرح دیگر ممالک میں رہتے ہیں، مثلاً بھائی بہت سے ممالک ہیں، مہتا تلخ آواز میں بولا، چین، روس، امریکہ اور پھر بھارت، کیا وہاں کے مسلمانوں نے کبھی آزادی کی بات کی ہے؟ ہم نے تو حکومت بھی تمہیں دی تھی، کیا شیخ عبداللہ اور فاروق ہمارے تھے؟ اگر مسلمان فتنہ گری نہ کرتے تو شاید آج بھی تمہارا کوئی مسلمان ہی وزیر اعلیٰ ہوتا۔ مسلمانوں نے ہی فاروق عبداللہ کو اقتدار سے الگ کیا ہے، ورنہ ہمیں گورنر راج نافذ کرنا پڑتا۔ میرا خیال ہے ہم آپس میں لڑنے جا رہے ہیں، امبر بول پڑی، جبکہ ہم مسلمان اور ہندو ہونے کے باوجود دوست ہیں۔ ماریا جان، کیا تمہارے خیالات کچھ بدل نہیں رہے؟ کوئی بھی ذی ہوش خوشی سے جان نہیں دیتا، ماریا نے جواب دیا، اسے خودکشی کے لیے مجبور کر دیا جاتا ہے۔ تم ہی سوچو امبو، شروع میں صرف 1-2 تنظیموں نے احتجاج شروع کیا تھا، اگر ان کے جائز مطالبے تسلیم کر لیے جاتے تو ان کو گولی کی زبان سے کام نہ لینا پڑتا۔ آخر کیوں آج اس احتجاج پر عورتیں اور بچے شامل ہوئے ہیں؟ ان کی سوچوں کو کس نے تشدد کی راہ دکھائی ہے؟ مجھے بحیثیت انسان دکھ ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں سوچتی کہ کتنے ہندو ہلاک ہوئے اور کتنے مسلمان، میں تو سوچتی ہوں کتنے انسان ظلم کی آگ میں جلے ہیں۔ بحیثیت انسان، مہتا پلکیں اٹھاتے ہوئے بولا، دکھ تو ہونا چاہیے، ہوتا ہے، ہم بھی امن چاہتے ہیں۔ میں گورنر سے بات کروں گا ماریا بیٹی، میں ان کو نئی نسل کے جذبات سے ضرور آگاہ کروں گا۔ سب نے ہاتھ صاف کر کے ناشتے سے فراغت کا گویا اعلان کر دیا۔ البتہ امبر کی ماتا شاید دانتوں کی کمی کی وجہ سے ہولے ہولے دیر تک کھانے میں مجبور تھی۔ مہتا تو کرسی پیچھے کر کے اٹھ گیا تھا کہ بغیر دستک یا اجازت ایک طویل قامت خوش پوش اندر داخل ہوا تو ماتا جی کے علاوہ سبھی اسے دیکھ کر ہڑبڑا سے گئے تھے۔ ہیلو مہتا جی، اس نے ہاتھ بڑھایا، بیبی لوگ تم کیسی ہو؟ اس کا انداز بے حد بے تکلفانہ تھا۔ پھر اس کی نگاہ مجھ پر جم سی گئی اور میرے مساموں سے ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ پھوٹنے لگا۔ نریش، مہتا نے کہا، میرے دوست نے ان کو یہاں سروس کے لیے بھیجا ہے، اور نریش بیٹے یہ ہیں ایس پی کدوائی صاحب، جن کی ڈائری میں تمہارا نام لکھوانا ہے۔ ان میں ان کی ڈائری بھی شامل ہے۔ مائی فرینڈ، بچے کی سروس کے لیے کوئی جگہ دیکھنا ضرور، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ ہاں مس حسن، تمہارے کزن اچھا مذاق کر گئے ہیں تم سے؟ جی ہاں سر، ماریا ہنسنے لگی۔ واقعی مزاحیہ ایکٹ تھا وہ۔ ویسے یہاں جو ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے سر، اس میں ٹریجڈی بہت ہے۔ ایک دو ایکٹر ہماری طرح کامیڈین بھی ہونے چاہیے، کچھ ہمارے پلے بھی ڈالو۔ مہتا بول پڑا، کس مذاق کی بات کر رہے ہو؟ ایس پی نے طنزیہ لہجے میں مزے لے لے کر مہتا کو کل کی واردات بتائی تھی۔ بھائی واہ، مہتا کہکہا لگا کر بولا، ویسے کبھی تمہارے پاس بھی مطلوبہ مجرم یوں آیا ہے؟ اگر کبھی کوئی آیا تو اسے ماریا جیسی آسامی نہیں ملے گی۔ کمال کرتے ہو یار، مہتا نے ماریا کی طرفداری کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ اسٹین گن کے سامنے بچی کیا کرتی؟ سنا ہے تمہاری آرڈر گارد کو اس نے بھون کر رکھ دیا ہے۔ ایسے وحشی سے ایک لڑکی کیسے مقابلہ کرتی؟ ایریا کمانڈر کو شک ہے، کدوائی نے کہا، کہ ماریا نے اسے فرار ہونے میں سہولت دی ہے۔ جی بے شک، ماریا بولی، جس طرح پی ایل او کے ڈیپو کمانڈر نے اسے ڈیپو تباہ کرنے کی سہولت دی تھی۔ کرنل نے مجھ سے بھی ایک ایسا ہی سوال کیا تھا، لیکن میرا جواب سن کر بغلیں جھانکنے لگا تھا۔ البتہ اس نے خود کو محفوظ پا کر مجھے رہا کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ نظریاتی طور پر ہم مخالف ضرور ہیں، مگر خون کا رشتہ میں فراموش نہیں کروں گا۔ اگر وہ لے جاتا تو آپ کیا کر لیتے؟ اس لیے مجھ پر شک کیا جا رہا ہے کہ مجھے اس نے باعزت طور پر رہا کر دیا تھا۔ ہاں، سعید صاحب کو اس کا ممنون ہونا چاہیے۔ کدوائی زیر لب مسکرا کر بولا، یہ بتاؤ ماریا وہ کہاں ہوگا؟ عجیب سوال ہے سر، ماریا ہنس پڑی۔ شکار کسی کی گولی سے بچ کر کیا شکاری کو اپنا اگلا ٹھکانہ بتا کر جاتا ہے؟ ویسے اس کی ایک بات سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ ویلی سے نکل جائے گا۔ ہمارا بھی یہی خیال ہے، کدوائی بولا۔
इसी लिए शहर से दूर तक तलाश का दायरा बढ़ाया गया है। चाय अंकल। अंबर ने प्याली उसके सामने रख दी। सच बताएं अंकल, आप मारिया के ताकुब में आए हैं ना? ओह नो बेबी, उसने हाथ उठाकर कहा। मेरी एक जाती प्रॉब्लम है, उसी बार बात करने आया हूँ। बल्कि पर्दा कैसा, मुझे बारामूला में ट्रांसफर किया जा रहा है। मेहता जानता है मेरे यहाँ कुछ मफादात हैं, बच्चे जेरे तालीम हैं। मैं चाहता हूँ मेहता गवर्नर से बात करे। यहाँ कौन आएगा? मेहता ने पूछा। नहीं बताऊंगा। कदवाई हंस कर बोला, देखो यार, कबूतर बा कबूतर, बाज बाज वाली परवाज हो जाएगी। तुम मेरे दोस्त सही, मगर हिंदू ऑफिसर का नाम सुनकर तो ये बात है। मेहता बोला, ठीक है, मैं आज जा रहा हूँ, अगर बाजियाबी का मौका मिला तो बात करूंगा। दरअसल हमारा गवर्नर हम वक्त बौखलाया रहता है। प्रेस ने उसकी मिट्टी पलीत करके रख दी है। उसने मगरबी प्रेस से भी दुश्मनी मोल ले रखी है। मैंने अपनी रिपोर्ट में उस जमहूरी रवायत की हिमायत करते हुए तजवीज पेश की थी कि सहाफियों को ना छेड़ा जाए, लेकिन गवर्नर साहिब शायद धुएं की चादर में तमाम कार्रवाइयां छुपाना चाहते हैं। बहरकैफ तुम मेरी ट्रांसफर को रुकवा दो, मैं तमाम पॉलिसियों की हिमायत का उनको यकीन दिलाता हूँ। वाह, मारिया बोल पड़ी, आप तो बहुत सस्ते बिक रहे हैं। आपका ये काम तो मैं भी करवा सकती हूँ। तुम वाकई? एसपी मुताज्जब अंदाज में बोला। बिल्कुल, मारिया ने आंखें मटकाकर जवाब दिया, लेकिन शर्त होगी एक। बगैर सुने मंजूर। मेहता तुम गवाह रहना, हम अपनी बेटी की शर्त पूरी करेंगे। गवाह की जरूरत नहीं, मारिया बोली। मुझे अपने अंकल की जुबान पर पूरा भरोसा है। लो भाई, तुम्हारा काम तो बन गया। मेहता उठते हुए बोला, आओ चलें, मुझे 10 बजे का वक्त सेक्रेटरी ने दे रखा है। अंबर की मुस्कुराती निगाहों में कोई शरारत मचल रही थी। इससे कबल के वो बोलती, टेलीफोन की घंटी दूसरे कमरे में बजने लगी। अंबर बाल उड़ाती जलाती हुई टेलीफोन अटेंड करने जो ही कमरे से निकली, मारिया का खुला हुआ चेहरा एकदम संजीदगी में डूब गया। हालात अच्छे नहीं है कजन, वो अंग्रेजी में बोली। वो गधे समझ रहे हैं कि उनको महसूस नहीं किया जा रहा। कर्नल ने मेरी निगरानी शुरू कर दी है। कर्नल ने मुझसे पूछा था कि आया हम अब भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? तुमने यकीनन नफी में जवाब दिया होगा। मैंने शाकी लहजे में कहा, हाँ। वो गहरी सांस लेकर बोली, बल्कि मैंने नफरत का इजहार भी किया था और कहा था कि वरियाम को फौज वफादारी और मुझसे छीने वाली महरजर है। वो उसका दीवाना है, उसी की खातिर वो बागियों से जा मिला है। लेकिन तुम्हारा अपना क्या जवाब है? अब भी तुम्हें मेरे जवाब की जरूरत महसूस हो रही है? उसने मेरी आंखों में झांक कर पूछा। मैंने तो तुम्हारी खातिर माजी, हाल और मुस्तकबिल सब कुछ दाव पर लगा दिया है। कभी पछताओगी तो नहीं मारिया? मंजिल मिल गई तो नहीं? वो कदरे तामुल से बोली। बसूरत दीगर पछतावे के सिवा और क्या रह जाएगा मेरे पास? बाहर कैफ, मैं अपने फैसले से मुतमईन हूँ। नरेश, अंबर बाहर से बोली, तुम्हारे लिए कॉल है, कोई सतवंत सिंह है। ये कौन है? मारिया ने पूछा, मगर मैं जवाब से बचने की खातिर जल्दी से निकल गया था। मैं उसे क्या बताता जब मुझे ही सतवंत सिंह का नाम सुनकर हैरत हुई थी। हेलो, नरेश बोल रहा हूँ। मैंने नया नाम ही लिया क्योंकि अंबर दरवाजे में खड़ी थी। मुझे तो अपने एक शिकारी दोस्त से बात करना थी। परिंदों का शिकारी है वो। बोलो बोलो, सुन रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। बाज़-औक़ात शिकारी को जमीन रंग लिबास इस्तेमाल करना पड़ता है। खैर छोड़ो शिकार की बातें, ये बताओ कैसे याद किया तुमने? अपने नाम का पहला और आखिरी हर्फ बोलो। क्या यार, चे गैन? ओ अच्छा, चरण और गटागट वाला दोनों आए हुए हैं। अब सुनो, वो जो भी था खासा मोहताज शख्स था। लड़की से दूर रहना, बल्कि कुछ वक्त घर तक ही महदूद रहो। इस वक्त भी बाहर दोहरी निगरानी हो रही है। जब फिजा साजगार होगी तो नई हिदायत दी जाएगी। फिक्र न करना, हम भी उनकी निगरानी कर रहे हैं। अब कुछ और बातें करो। ओह माय गॉड, मैंने माथे पर हाथ मारा। यार तुम अपनी ही टैं करोगे या मुझे भी कुछ पूछने दोगे? बाबा, ये मेरे अंकल का घर है। क्या नहीं मेरे पास? तफरीह के लिए कोई वक्त नहीं है। ओके बाय बाय। मैं रिसीवर रख कर हाथ मलता हुआ जब दरवाजे तक गया तो दिल दक्स रह गया। अंबर मुझे अजीब निगाहों से घूर रही थी। अदाकारी तो मैंने ठीक ठाक की थी, लेकिन वो कोई गंवार लड़की ना थी। उसने सोचा होगा कि सतवंत सिंह को किसने बताया है। नरेश महाराज, वो बोली, ये सरदार सतवंत सिंह यकीनन इल्म ज्योतिष से अपने दोस्तों के ठिकानों और लम्हे लम्हे से आगाह रहते होंगे। वाह, किसी दिन ले चलिए, ऐसे शख्स से मिलना चाहिए। तन से कता नजर, मैंने खुश्क लहजे में जवाब दिया। इतलान अर्ज कर रहा हूँ कि मैं बड़े घराने का फर्द नहीं हूँ जो 12 बजे सोते हैं और 9 बजे जगाए जाते हैं। मैं आज भी हस्बे आदत 6 बजे उठकर लान तक चला गया था। ये लोग कल मेरठ से आए हैं और आज इधर से गुजरे और मुझे देख लिया होगा उन्होंने। अम्बो जान, देर हुई तो मारिया भी निकल आई थी। मैं और नरेश ऊपर तुम्हारे बेडरूम में जाएंगे। इजाजत मांग रही हो या इत्तला दे रही हो? अंबर ने मुस्कुरा कर पूछा। इत्तला, मारिया ने जवाब दिया। वैसे दरवाजा खुला रहेगा। दोनों ने कहका लगाकर हाथ पर हाथ मारा। इसके मुंह में लगाम देना है। ये जो बगला बगत दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं है, बेहद उखड़ है। जबकि इसके लिए बाहर का मौसम ठीक नहीं
यही इसे समझाना। मुझे भी अपनी थ्रिलिंग लाइफ में शामिल कर लो मारिया, अंबर लहक कर बोली। मुझे माताजी ने पवित्र मूर्ति की तरह कार्नस पर सजा रखा है। अब बोरियत और अजियत से ऊपर जा रही हूँ। तुम कांच की मूर्ति हो, मारिया ने जवाब दिया, और हमारी जिंदगी को हर लम्हा पत्थरों का सामना करना पड़ता है। फिर भी हम इस मौजू पर फिर कभी बात करेंगे। उसने मेरा हाथ थामा और सीढ़ियां चढ़ने लगी। मेरे एक साथी ने तुम्हारी बात की तस्दीक कर दी है। मैंने सीढ़ियों के सफर में बताया, बाहर सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस वाले मौजूद हैं और मैं खतरे की बू सूंघ रहा हूँ। मैथ और एसपी एक साथ गए हैं। एसपी ने अगर कुरीद लिया तो वो मुझे तफरीक करके सुबह जवाब तक पहुँच सकता है। एक अजनबी नौजवान की मौजूदगी और मारिया की आमद, ये कड़ियां जोड़ी जा सकती हैं।